हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंपटीशन टारगेट है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने अब तक पिछले कई क्लासों से इलेक्ट्रीशियन आईटीआई के स्टूडेंट के लिए क्लास चला रहे हैं परिपथ, विद्युत परिपथ, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं प्रारंभिक सर्किट के कुछ बारे में और सर्किट में रेसिस्टेंस की जो इंपोर्टेंस है कि रेसिस्टेंस क्यों लगाया जाता है, कितना लगाया जाता है, और वो हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे। साथ ही साथ उसमें ये भी चर्चा किए थे कि रेसिस्टेंस का जो समूहन है, ग्रुपिंग है, वो क्यों किया जाता है और ये समूहन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, इसमें से एक प्रकार जो उसका है श्रेणी क्रम समूहन, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बतलाया था। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का जो है वो समांतर क्रम समूहन मीन्स पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस पे चर्चा कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, और कह सकते हैं कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन। फ्रेंड्स, पैरेलल ग्रुपिंग कहने का क्या तात्पर्य होता है? देखिए, जैसा कि पहले हम लोग सीरीज में जान चुके हैं कि यदि सर्किट में प्रतिरोध का रिक्वायरमेंट ज्यादा हो और कम वैल्यू का प्रतिरोध हमारे पास उपलब्ध हो, रेसिस्टेंस लो वैल्यू का हो, तो फिर हम वैल्यू को, रेसिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाने के लिए कई छोटे छोटे रेसिस्टेंस को आपस में ऐड कर देते हैं। फ्रेंड्स, सिमिलर उसी प्रकार से यदि सर्किट का डिमांड लो रेसिस्टेंस का हो और हमारे पास हाई रेसिस्टेंस वैल्यू के, हाई वैल्यू के रेसिस्टेंस उपलब्ध हो, तो हम दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को आपस में जोड़ करके और फिर उसके वैल्यू को कम करते हैं, जिसका उपयोग सीरीज में करते हैं, सॉरी जिसका उपयोग सर्किट में करते हैं, मीन्स परिपथ में करते हैं। या यूं कह सकते हैं कि परिपथ के वैल्यू को, रेसिस्टिंग वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए, मीन्स परिपथ के प्रतिरोध को कम करने के लिए समांतर क्रम समूहन को अपनाया जाता है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 3 रेसिस्टेंस है, कुछ इस प्रकार से। एक पहला रेसिस्टेंस है जिसका R1, दूसरा रेसिस्टेंस है जिसको हम लोग R2 लेते हैं, और एक तीसरा रेसिस्टेंस है जिसको हम लोग R3 लेते हैं। ये तीनों रेसिस्टेंस को हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं, मीन्स एक पॉइंट से कनेक्ट करते हैं इधर भी, और एक ही पॉइंट से कनेक्ट करते हैं इधर भी। अब फ्रेंड्स, इस प्रकार ये तीनों जो है वो पैरेलल ग्रुपिंग में आ गया। अब इसको जो है हम सेल से कनेक्ट कर देते हैं। सेल से कनेक्ट करने के बाद ये माइनस है, विजिबल है पूरा। अब जब इसे हम सेल से कनेक्ट करते हैं, फिर यहां से करंट के डायरेक्शन को शो करते हैं कि यहां से करंट चलती है। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है इसको हम नॉमिनेट कर देते हैं ए के रूप में, और इसको नॉमिनेट कर देते हैं बी के रूप में। यहां देखने योग्य बात क्या है कि रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2 और रेसिस्टेंस 3, मतलब ये तीनों प्रतिरोध जो है वो एक ही पॉइंट के बीच में है, मतलब पॉइंट ए और बी के बीच तीनों ही जुड़ा हुआ है। तीनों के बीच का जो वोल्टेज होगा, अगर हम यहां वोल्टामीटर कनेक्ट करें तो तीनों का जो वोल्टेज होगा वो सेम ही होगा। तो इसमें वोल्टेज पर इंडिविजुअली कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि जो करंट यहां से पास होती है, जो करंट यहां से पास होती है, तो यहां तक, इस जंक्शन तक आई करंट आती है, और जंक्शन के बाद ये 3 वायर है, तो 3 अलग अलग करंट हो जाता है, I1, I2 और ये हो गया I3। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग
किरचॉफ्स लॉ से जानते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ से जानते हैं कि किसी जंक्शन पर आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं के सम के बराबर होता है। अगर फ्रेंड्स हम लोग वाटर के नियम से चले, जैसे एक जनरली सपोज कीजिए कि एक टैंक है और इस टैंक के पास जो है कुछ इस प्रकार से टैंक है कि यहां से पानी के फ्लो आते हैं इस गड्ढा में और इस गड्ढा से जाने के 3 रास्ते हैं, रास्ता 1, रास्ता 2 और रास्ता 3, और आने वाला जो पानी है यहां से पानी आ रहा है। तो दोस्तों पानी जितना इस गड्ढे में इस चैम्बर में आएगा तो इस तीनों से जाने वाले उतने ही पानी होंगे। आप टंकी में यूं समझिए कि छत पे जो घर के ऊपर टंकी लगी होती है, हम जब समरसेबुल या फिर मोटर चलाते हैं तो उसमें पानी भरता है, पानी भर गया। अब हम 10 नल यूज करें या 15 नल यूज करें या 20 नल यूज करें, हम कितना भी नल क्यों न यूज कर ले, जितना अमाउंट टंकी में पानी होगा उतना ही तो यूज कर पाएंगे, एक यूज करें या फिर अनेक यूज करें। तो जो टंकी हमारा है चैम्बर होता है, मतलब जितना पानी टंकी में आता है एक रास्ते से उतना ही पानी टंकी से बाहर जाता है एक या अनेक रास्ते से, ना उससे कम जाता है ना उससे ज्यादा जाता है। उसी तरह से किसी एक पॉइंट पे जितना करंट आता है उतना ही करंट कई तारों से होकर गुजरता है, तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर इससे मान लेते हैं कि अगर 20 एम्पियर का करंट आएगा और ये 3 तार है, तीनों का रेसिस्टिव वैल्यू सेम होगा, तो सबसे जो है यूं हम कह सकते हैं कि 6 पॉइंट समथिंग समथिंग का, ये मतलब मान लेते हैं अप्रोक्स की 6 एम्पियर का करंट तीनों से पास होगा, ताकि क्षेत्र का 18 और हमारा सप्लाई है 20, अप्रोक्स 20 के आसपास पहुंचता है। न तो 20 से ज्यादा होगा और न ही 20 से कम होगा, कांस्टेंट रहता है, में 6.11 समथिंग के आसपास होगा। सपोज कीजिए कि अगर यहां से 21 एम्पियर का करंट आता है तो तीनों से 7 एम्पियर का ही करंट जाएगा। यदि तीनों का रेसिस्टिव वैल्यू बराबर है तो इस प्रकार से तीनों का सम इसके सम के बराबर होता है, जिसे किरचॉफ्स लॉ के नाम से जाना जाता है, किरचॉफ्स करंट लॉ। दोस्तों अब इसी को बेस मान के, किरचॉफ्स करंट लॉ को बेस मान के ही हम लोग इसके लिए डेरिवेशन प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने चर्चा किया, किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करंट व्हिच passes through a different wire or different resistance। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। फ्रेंड्स साथ ही आप जानते हैं कि V इक्वल टू होता है IR, इसका मतलब है कि V बाई R इक्वल टू हो जाएगा I। अब इस कंडीशन में जो है, इस कंडीशन में क्या होगा कि हमने ये जो V है कैपिटल I है, इसके लिए हम लेंगे V बाई R, और इक्वल टू ये जो I1 है इसके लिए होगा V बाई R1, प्लस जो I2 है इसके लिए होगा V बाई R2, और जो I3 है इसके लिए होगा V बाई R3। आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर जैसे हमने R1, R2, R3 लिया, वैसे V1, V2, V3 क्यों नहीं लिया, जबकि सीरीज में तो यही लिए थे। तो फ्रेंड्स एक्चुअल में ये A और B के बीच ही तीनों ये रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं। तो तीनों रेसिस्टेंस जब A और B के ही बीच जुड़े हुए हैं तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो गैप होगा, पोटेंशियल गैप जो उनका होगा, अगर हम वोल्टामीटर लगाएंगे तो सेम आएगा। चाहे आप A के लिए रीडिंग लो, अगर मैं इसको ही मान के चलूं, इसके बावजूद भी A और बीच का बीच जितना रहेगा, B का समझे C का समझे, हमारे समझने पर डिपेंड करता है। लेकिन A और B जो है वो दोनों के बीच ही तीनों रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं, अर्थात इस दोनों टर्मिनल के बीच का जो विभवांतर होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वह भी ही होगा, मतलब सेम होगा। चाहे 10 वोल्ट हो, 20 वोल्ट हो, 30 वोल्ट हो, जो भी होगा वो सेम होगा। तो आइए फ्रेंड्स
अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारा v बाई आर है और सब में v कॉमन है तो v कॉमन ले लिए, तो यहां आ गया 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। v से v कैंसिल हो जाता है, अर्थात 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। और ये हम लोगों के लिए इक्वेशन मिल जाता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का। दैट मीन्स वेयर, जहां कह सकते हैं कि R जो है ये क्या है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मतलब समतुल्य मान, समतुल्य प्रतिरोध। तो ये जो दोस्तों है समतुल्य प्रतिरोध, ये समतुल्य प्रतिरोध R है और यहां पर ये R जो है 1 बाई R जो है वो समतुल्य प्रतिरोध है। कहने का मतलब है कि हम इन तीनों प्रतिरोध को हटा करके एक ऐसा प्रतिरोध रख सकते हैं जिसका मान उतना ही होगा जितना तीनों प्रतिरोध को 1 बाई आर वन, 1 बाई आर टू, 1 बाई आर थ्री के रूप में जोड़ देने से प्राप्त होगा। जबकि R1, R2, R3 जो है ये अलग अलग वैल्यू के प्रतिरोध है। आइए फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए और फिर इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हमारे सामने है कि 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम के तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका समतुल्य मान ज्ञात करें। जैसे यहां पर मान लेते हैं कि ये जो है हमारा 5 ओम का है, ये जो है 10 ओम का है और ये जो है 15 ओम का है। तो इसके समतुल्य प्रतिरोध मीन्स ऐसा प्रतिरोध हमको एक ही लिखना है, इस तीनों को हटा करके रिप्लेस करके, कि जिससे इस सर्किट के मान पर कोई असर नहीं पड़े। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा कि एक रेसिस्टेंस हो गया और फिर एक इस प्रकार से इसका सेल हो गया। अब यहां बात आती है कि ये होगा हमारा R, तो R का वैल्यू क्या होना चाहिए जो तीनों के जगह पर एक हो जाए। फ्रेंड्स इसको आप कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि अगर एक बाइक पर 2 आदमी या फिर मैक्सिमम 3 आदमी बैठ सकता है और हमारे पास 3 बाइक है तो 3 9 आदमी बैठकर जा सकते हैं। लेकिन हम चाह रहे कि नहीं एक ही कोई गाड़ी परमिटेड है, तो हमने बाइक के जगह पर बोलेरो हायर कर लिया जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं 9 या 10 आदमी आसानी से जा सकते हैं। तो यहां पर उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है और व्हीकल्स जो है वो एक ही होते हैं। उसी प्रकार से रेसिस्टेंस अलग अलग है लेकिन हमको सेम कैपेसिटी का एक ही चाहिए, मतलब जो तीनों का कैपेसिटी है उतने के वैल्यू के बराबर एक होना चाहिए। तो उसका वैल्यू कितना होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन डाटा मींस दिया हुआ है। गिवन डाटा में क्या है कि R1 इक्वल टू है 5 ओम, R2 इक्वल टू दिया हुआ है 10 ओम और R3 इक्वल टू दिया हुआ है 15 ओम। इसके साथ देखिए अभी अभी हम लोगों को ये पहले से मैं छोड़ दिया, इसको इरेज नहीं किया। ये पहले से फॉर्मूला है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मींस R बराबर क्या होता है, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब हम इसमें इसका वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू पुट करेंगे 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 15। इसका फ्रेंड्स एलसीएम हो जाएगा 30 और 30 जब एलसीएम हो जाएगा तो यहां पर वैल्यू आ जाएगा आपका 6 प्लस ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। दैट मीन्स 1 बाई R या फिर 1 बाई R या 1 बाई R इक्वल टू आ जाएगा 11 बाई 30। और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे R को 11 के साथ इसको तिरछा तिरछी करेंगे तो
R इक्वल टू आ जाएगा 30/11 और इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करके हमारा आ जाएगा 2 मीन्स 11 2 जा 22 रिमेनिंग 8 और इस प्रकार से कर लेंगे कि R इक्वल टू हो जाएगा 30/11 डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 2 मीन्स 11 2 जा 22 बचा 8 तो 8 का हो जाएगा 80 तो 7 जा 77 अप्रॉक्स जो है वो 2.7 ओम का एक रेसिस्टेंस एक प्रतिरोध हम अगर लगाएंगे यहाँ पर और इस तीनों को हटा देंगे तो सर्किट पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स आप इसे नोट कर ले और एक होमवर्क के लिए एक न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं जिसे आप बनाएंगे। फ्रेंड्स अभी ये क्वेश्चन जो है 7 ओम 14 ओम एंड और 21 ओम के तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका समतुल्य मान ज्ञात करें। आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें और सेम पैटर्न पे जैसा मैं आपको बतलाया हूं और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स होती है तो अगले वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे, आप उसे मैच कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। कंपटीशन टारगेट के साथ बने रहे, शेयर करें, कैरी ऑन।